स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच, बायोलॉजी टीचर। और आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 10th क्लास फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की, और उसमें अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप बच्चों से ही कंसर्न्ड है। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक जो है डिस्क्लोज करूं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप सब बच्चों से करूंगा, ठीक है? आप इन सब के बारे में सोच सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों आप ही बताओ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है आप इंजॉय करते हो, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो? तो बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो कि आपको पसंद है खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, है ना? ये सब चीज़ें आपको पसंद हैं। तो नेचुरल सी बात है, बच्चे हैं तो बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होंगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इसी से कंसर्न्ड है, क्योंकि आप पूरा दिन सुबह शाम खेलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है ना? तो ये सोचने वाली बात है। तो बच्चे इतना घूमते हैं फिरते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ही आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलो आज हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी से इसे पढ़ाऊँगा, आप इससे मस्ती भी करोगे, मज़ा भी करोगे, और ये थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो बच्चा आज मैं आपको पढ़ाऊँगा होलोग्राम से, ओके? तो ये रहा हमारा मोबाइल, और इससे हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आज का हमारा टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। तो जैसे आपने डेफिनेशन देखी, तो इसमें बहुत सारा कम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, शायद आपको ये डेफिनेशन समझ भी ना आई हो। तो इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा मेथड जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ओके? फिर मैंने बोला एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि इसमें पूरे का पूरा जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। फिर मैंने बोला दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है बच्चा जिसमें कोई चीज़ बड़ी टूटती है और छोटे छोटे पीसेज में वो बनती है। सो enzymatically controlled catabolic process which involve step wise breakdown और oxidation of food, जिसमें हमारा खाना जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा। दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर। आया समझ? इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहा है, वहाँ पे जैसे ही खाना पहुँचेगा, खाने के ऊपर अटैक होगा एंजाइम्स का, और वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, और इसी दौरान उस प्रोसेस के अंदर, इस सेल्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। तो ये मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन। तो इसमें जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स पढ़े हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम आगे डिटेल में भी करेंगे, ओके स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं हम, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से छोटे छोटे कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होगा दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग का भी नाम देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, है ना? बिना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तो काम हो ही नहीं सकता, वो भी हम इसी के अंदर डील करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो टाइप्स हैं उनकी भी डिफरेंस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारा रेस्पिरेशन तो हो रहा है, बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो होगा ही नहीं, जैसे हमने पिछले यूनिट में किया था या पिछले चैप्टर टॉपिक के अंदर किया था, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन दोनों। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रहा हमारा मेन टॉपिक जो हम यहाँ पे डील करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है रेस्पिरेशन दैट अकर आउटसाइड द सेल, जो सेल के अंदर ना होके सेल के बाहर होती हो। तो आप कहोगे सर वो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? तो सिंपल वे में बोलें दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जैसे हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हो मैं सांस ले रहा हूँ, है ना, इनहेल कर रहा हूँ, और जैसे मैं
एक्सेल भी कर रहा हूँ। सो ये जो मेरी बॉडी के अंदर एयर जा रही है और मेरी बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये एक मैकेनिज़्म है। और ये मैकेनिज़्म जो करता है, इसमें कुछ हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी का कुछ सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे रेस्पिरेशन को हम नाम देते हैं दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये जो है ये सेल तक काम नहीं हो रहा है। जो सेल के अंदर होगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा, लेकिन जो सेल के बाहर हम एयर ले रहे हैं और इसको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें, इनहेल करें ऑक्सीजन को, एक्सेल करें कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ ब्रीदिंग, सिंपल वे में। ओके, अब बात आती है कि क्या जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसकी अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिज्म भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। बात क्या है कि हमारे पास वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ज़्यादातर एनिमल्स की। तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी जो होती है वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में होती है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बड़े ज़्यादा डीप सीटेड होते हैं। सो दे आर टू मच डीप सीटेड, इतने ज़्यादा डीप सीटेड हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट जा ही नहीं सकती। इट मीन्स कि जिनकी बॉडी डायरेक्ट हवा के कॉन्टैक्ट में, वो तो सिंपल ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे बाय अ मैकेनिज्म, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो वहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न से ही ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। और डिफ्यूज़न तो आपको पता ही है क्या होता है। डिफ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। इज़न्ट इट बच्चा? तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसा करते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था होलोग्राम से आज हम पढ़ेंगे सारा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ द एमीबा, आपको एमीबा दिख रहा है, हाइड्रा दिख रहा है ना यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास पैरामीशियम दिख रहा है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये अपना जो ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, और वो प्रोसेस का नाम है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनिज्म की, या सेकंड फॉर्म या सेकंड टाइप्स की। तो जो दूसरी एक्सटर्नल टाइप है दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो क्यूटेनियस का मीनिंग क्या हुआ? तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आगे डायग्राम्स के अंदर, तो अगर आप बात करो, हमारे पास अर्थवॉर्म है, लीच है, इन ऑर्गेनिज्म की जो स्किन होती है वो डिफ्यूजिबल होते हैं इन सभी सब्सटेंसेस के लिए, या इन सभी ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इनकी स्किन जो होती है वो मदद करती है इन ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। तो आप बोल सकते हो जहाँ ऑक्सीजन को अंदर जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने में, तो ऐसी रेस्पिरेशन को आप बोलते हो दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे स्किन मदद करेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप तीसरी डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है? फिश। और फिश को देख के आपको समझ आ गया होगा गिल्स। तो फिश के जो आपके यहाँ पे कट दिख रहे हैं, गिल्स दिख रहे हैं, इसी गिल्स की मदद से ये अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं डिफ्यूजिबल फॉर्म में, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है। इट मीन्स यही ऑर्गन है जिनको मदद करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए। ओके, सो गिल्स जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स। सो इस रेस्पिरेशन को बोलते हो ब्रैकियल रेस्पिरेशन। सो ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी आपने देख ली। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन के अंदर किस तरह की रेस्पिरेशन होती है एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी कि देख रहे हो यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहे होंगे, तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, जो लंग्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में, इसी को आप बोलते हो दैट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास टाइप थी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। कितना इंटरेस्टिंग है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन मोड जो है वो शो कर रहे हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स लग रहे हैं। सो ये था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और उनकी टाइप्स क्या होती है।
तो आपने देख लिया, कितने मज़ा आया आपको देखने में, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके छोटे छोटे पार्ट्स जहाँ से वो रेस्पिरेशन करें। अब अगर हम बात करें सेकंड मोड की, दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी आप किसी टॉपिक को करते हो तो कोशिश करना है उसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको करें। जब हम वो कर लेंगे तो हमें कभी भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? इंटरनल का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ इनसाइड। सो ऐसी रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगी, ऐसी रेस्पिरेशन को नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखो आप जैसे हम बोल रहे हैं, ओके तो ये आपके सामने आ गया, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैं आपको ये डायग्राम भी लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेल के अंदर क्या हो रहा है, जो फूड है वो टूट रहा है और स्टेप वाइज टूटेगा। कुछ स्टेप उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे और कुछ स्टेप उसके काम पे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। और इस दौरान क्या होगा, ये जो हमारा बोल सकते हो फूड होता है, ये बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी की मदद से हमारी ग्रोथ भी होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? हमारे सेल के अंदर। इट मीन्स ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हो इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल में अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यही रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, विच इज द एक्चुअल रेस्पिरेशन दैट रिलीज एनर्जी। सो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने समझ लिया। तो अभी आपने समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर आपने समझा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, किस तरह से हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, कौन से मोड से पहुंचेगी। फिर हमने देखा कि वो जो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचती है किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी और उसके अंदर एनर्जी भी रिलीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा दैट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब हम थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बड़ी बार क्वेश्चन ये आता है हमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन है क्या, दोनों में यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करें दैट अकर इनसाइड द सेल, वेयर एज एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें दैट अकर आउटसाइड द सेल। तो सेल के बाहर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर हो रहा है, नोज से लेके लंग्स तक हमारी पाइप है, पाइप के अंदर एयर नहीं जाती है, सेल के अंदर नहीं जाती, वो पाइप के अंदर ही रहती है। तो पाइप जो है वो सेल का पार्ट नहीं है, वो एक खाली जगह है, ल्यूमन है, इसलिए हम उसको बोलते हो आउटसाइड द सेल। दूसरी, अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में कभी भी आप बोलोगे एनर्जी रिलीज नहीं होती है, उल्टा एनर्जी कंज्यूम होगी। बट इन केस ऑफ इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक साइड एनर्जी कंज्यूम हो रही है और दूसरी साइड एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, मीन्स जिसमें ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह नहीं होंगी। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें दैट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, सो बायोकेमिकल का मतलब, बायो का मतलब होता है दैट इज़ लाइफ, दैट इज सेल, और केमिकल का मतलब रिएक्शंस। सो इस प्रोसेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। आपने देखा कितनी सारी टाइप्स हैं, जैसे मैंने बोला कि उसमें आपने देखा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है, आपने देखा पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, आपने देखा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है और आपने देखा डिफ्यूज़न भी है। लेकिन अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें, वो दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम ही रहेगा। दैट इज़ खाना टूटेगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, केमिकल स्टेप्स होंगे, रिएक्शंस होंगी, उसमें हमें एनर्जी ही एट द एंड मिलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो होप करूंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो हमारा वैसा ही आपको समझ आ रहा होगा। तो एक बार फिर से 1 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की बात की, फिर हमने बात की कि रेस्पिरेशन के बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, लेकिन एनर्जी कहाँ पे है, सेल के अंदर। फूड कहाँ पड़ा है, सेल के अंदर। उस फूड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, सेल तक कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म है या कुछ सिस्टम्स हैं, तो कुछ पाइप्स होते हैं जो वहाँ तक लेके जाएंगी, तो उसके लिए अलग अलग तरह के मोड्स हैं। तो वो मोड्स के बारे में पढ़ा। फिर ऑक्सीजन जब वहाँ पे पहुँच जाएगी तब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे ही ऑक्सीजन ने उसके ऊपर अटैक किया एंजाइम की मदद से, तो खाना टूट गया और उनमें से बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई, और उसी एनर्जी की मदद से आप सारे बच्चे जो हो इतने सारा खेलते हो, कूदते हो, सब कुछ करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, तो देख रहे हो आप, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो रेस्पिरेशन, यानी कि वो सभी चीज़ें जो रेस्पिरेशन के दौरान टूटेंगी। वो क्या हो सकता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किससे मिलती है, आपको भी पता है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, आपको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, और आपको प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। इट मीन्स ये 3 ही चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और यही 3 चीज़ें हैं जो सेल के अंदर जाएंगी और वहाँ पे रेस्पिरेशन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। सो ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि फिर से आपको बता दूं, वो सभी चीज़ें जिनके ऊपर रेस्पिरेशन होगी, जो सेल के अंदर जाके टूटेंगी और उसी से हमें एनर्जी भी मिलेगी, इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अब बात करेंगे हम कि क्या ये फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है? बिल्कुल नहीं। सबसे अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें कि आपने देखा होगा बच्चों कि कई बार आप बीमार हो जाते हो, है ना, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारे कोई मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं, तो जब हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, तो आपको पता ही होगा, तो सबसे पहले क्या उनको प्रोटीन्स चढ़ाई जाती हैं? कभी भी नहीं। क्या उनको फैट्स दिए जाते हैं? कभी भी नहीं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको एक ग्लूकोज की बोतल जो होती है वो लगा देते हैं। तो क्यों ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है, क्यों उनको प्रोटीन्स नहीं दी जाती, क्यों उनको फैट्स नहीं दिए जाते? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। मीन्स अगर आप कहीं पर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कि मैराथन में हो, तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, बोतल दी जाती है, और उस बोतल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ग्लूकोज जो होते हैं हमारे फूड के अंदर, जहाँ ग्लूकोज जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब भी रेस्पिरेशन होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे, और उनको तोड़ने के लिए एनर्जी जो होती है उतनी ज़्यादा, जहाँ ऑक्सीजन जो है उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जितनी ऑक्सीजन आएगी उतना ही वो भी रिलीज़ करेंगे एनर्जी को। ओके स्टूडेंट्स, तो लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेता है, या सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन लेगा ब्रेकडाउन के लिए, और वो लेते हैं फैट्स। ओके, तो फैट्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। इसीलिए जो लोग मोटे हो जाते हैं, जिनके फैट्स होते हैं, टॉमी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या होता है कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप अब फैट्स को खाना बंद कर दो और आप वॉक ज़्यादा किया करो। अब वॉक से क्या होगा, अब वॉक से क्या होगा कि उनके जो पुराने फैट्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, धड़ाधड़ उनके फैट्स टूटना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी साइड क्या होगा कि जो उनके फैट्स थे, जो डेली अपटेक करते थे, वो नहीं लेंगे। तो अब इससे क्या होगा, उनके पुराने फैट्स टूटते जाएंगे क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, एक दिन आने पे उनके सारे फैट्स खत्म हो जाएंगे और वो भी स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। तो है ना बच्चा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर ग्लूकोज ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको एनर्जी भी मिल रही है और आप ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे। लेकिन अगर फैटी चीज़ें खाओगे तो उसके लिए खा सकते हो, ऐसा नहीं खाना है, लेकिन उसके लिए आपको वर्कआउट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना कि कौन सा सबस्ट्रेट पहले टूटता है और कौन सा सबस्ट्रेट बाद में टूटता है। तो अगर इन चीज़ों का हमें पता होगा अपनी लाइफ में, तो हो सकता है हमें बहुत सारी जो डिजीज़ लगी हैं वो ना लगे, हमारा जो लीवर फैटी हो रहा है वो ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। ओके,